एक आदमी हर सुबह 4 बजे उठता था, जब पूरा शहर सो रहा होता था। वो किसी दफ्तर का सीईओ नहीं था, नहीं किसी स्टार्टअप का फाउंडर। वो एक कचरा उठाने वाली छोटी कंपनी का मालिक था। लोग उसे नजरअंदाज करते थे, कुछ उससे कतराते भी थे। लेकिन 20 साल बाद, जब शहर के सबसे बड़े बिजनेस अखबारों की सुर्खियों में डूबे हुए थे, वही आदमी करोड़ों का मालिक बन चुका था। किसी ने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, किसी मैगजीन के कवर पर उसकी फोटो नहीं छपी, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में वो नंबर था जो हर साल बढ़ता ही जा रहा था। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने चमक दमक वाले बिजनेस को नहीं चुना, जिन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जिस पर हर कोई दौड़ रहा था। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, और यही मुंह फेरना, यही नजरअंदाज करना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। हमारा दिमाग हमेशा चमकीली चीजों की तरफ खिंचता है जब कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी की बात होती है, जब कोई क्रिप्टो या शेयर बाजार में रातों रात अमीर बनने की कहानी सुनाई देती है, तो हमारा ध्यान वही चला जाता है। ये इंसानी स्वभाव है। हम उत्तेजना की तरफ भागते हैं, हम रोमांच की तरफ खिंचते हैं, लेकिन असली पैसा, असली दौलत अक्सर उन जगहों पर बनती है जहां कोई देखना ही नहीं चाहता। सोचिए, जब आखिरी बार आपने किसी से यह सुना कि वो सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स का बिजनेस करता है, या कमर्शियल क्लीनिंग सर्विस चलाता है, या पेस्ट कंट्रोल कंपनी का मालिक है? शायद कभी नहीं। ये बिजनेस पार्टियों में डिस्कशन का विषय नहीं बनते, ये इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनते, ये लिंक्डइन पर वायरल पोस्ट नहीं बनते। लेकिन यही बिजनेस चुपचाप, बिना किसी शोर के, अपने मालिकों को आर्थिक आजादी की तरफ ले जा रहे हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक गहरी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक वजह है। जब कोई बिजनेस बोरिंग लगता है तो कंपटीशन कम हो जाता है, जब कंपटीशन कम होता है तो प्राइसिंग पावर बढ़ जाती है, जब प्राइसिंग पावर बढ़ती है तो मार्जिन बढ़ते हैं, और जब मार्जिन लंबे समय तक स्थिर रहते हैं तो दौलत जमा होने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझने वाले लोग चुपचाप अमीर बनते चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग अगली बड़ी चीज की तलाश में अपना समय और पैसा गंवाते रहते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो आपको 6 ऐसे बिजनेस मॉडल से मिलवाएगी जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जो चुपचाप हजारों लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक व्यावहारिक, यथार्थवादी और गहराई से समझा जाने वाला सफर है। इसमें आपको मिलेगी असली दुनिया की सोच, असली इंसानी मनोविज्ञान, और वो सिस्टम जो सदियों से दौलत बनाने का असली रास्ता रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इन बिजनेस की गहराई में जाएं, हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर एक सफल बिजनेस बनता कैसे है। क्योंकि जब तक हम इस बुनियादी विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बोरिंग बिजनेस इतने ताकतवर क्यों है। हर सफल बिजनेस के पीछे 3 बुनियादी सवालों के जवाब छुपे होते हैं। पहला, क्या यह बिजनेस बार बार खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है? दूसरा, क्या इस बिजनेस में कंपटीशन का दबाव कम है? तीसरा, क्या इस बिजनेस को चलाने के लिए भावनात्मक निर्णय की जगह तार्किक निर्णय की जरूरत होती है? जब हम बड़ी बड़ी टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स या ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज को देखते हैं, तो अक्सर इनमें से 1 या 2 शर्तें पूरी नहीं होती। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, मार्जिन बहुत पतले होते हैं, और ग्राहकों का व्यवहार बहुत अस्थिर होता है। आज जो प्रोडक्ट ट्रेंड में है, कल वो पुराना हो जाता है। आज जो कंपनी सुर्खियों में है, कल वो दिवालिया हो सकती है। लेकिन जब हम इन बोरिंग बिजनेस को देखते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। लोगों को हमेशा अपना सामान रखने के लिए जगह चाहिए होगी, दफ्तरों और दुकानों को हमेशा साफ सफाई की जरूरत होगी, हर घर और फैक्ट्री से कचरा निकलता रहेगा, हर बिजनेस को कच्चा माल और सप्लाई चाहिए होगी, हर होटल और अस्पताल को साफ कपड़े और लिनेन चाहिए होंगे, और जहां इंसान रहते हैं वहां कीड़े मकोड़े और कीट भी आते रहेंगे। ये वो जरूरतें हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ये ट्रेंड नहीं है, ये इंसानी सभ्यता का हिस्सा है। और जो बिजनेस इन बुनियादी, न बदलने वाली जरूरतों को पूरा करते हैं, वो कभी अप्रासंगिक नहीं होते। यही वजह है कि ये बिजनेस दशकों तक चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दौलत बनाते हैं, और आर्थिक मंदी में भी टिके रहते हैं, जब चमकदार स्टार्टअप्स धड़ाधड़ बंद हो रहे होते हैं। एक और गहरी बात समझनी जरूरी है,
इंसानी मनोविज्ञान में एक अजीब विरोधाभास है। हम उस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं जो नई लगती है, रोमांचक लगती है, स्टेटस सिंबल जैसी लगती है। हम चाहते हैं कि लोग हमसे पूछें, अरे वाह, तुम ये करते हो। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पार्टियों में एक कहानी बने। लेकिन यही चाहत हमें उन बिजनेस से दूर कर देती है जो असल में पैसा बनाते हैं। एक अमीर आदमी ने एक बार कहा था कि दौलत बनाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप वो काम करें जो दूसरे लोग करना नहीं चाहते। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसकी गहराई असाधारण है। जब आप वो काम करते हैं जो कोई और नहीं करना चाहता, तो आपका कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है। और कम कंपटीशन का मतलब है ज्यादा मौके, ज्यादा मुनाफा और ज्यादा स्थिरता। सोचिए एक पल के लिए, अगर 100 लोग एक ही आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो उस बाजार में कीमतें नीचे गिरती जाएंगी, मार्जिन पतले होते जाएंगे और टिके रहना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 5 लोग किसी जरूरी सर्विस को दे रहे हैं, तो उनके पास कीमत तय करने की ताकत होगी, ग्राहक उनके पास वापस आते रहेंगे और बिजनेस साल दर साल मजबूत होता जाएगा। यही वजह है कि इस स्क्रिप्ट में हम जिन 6 बिजनेस की बात करने वाले हैं, वो सब इसी सिद्धांत पर टिके हैं। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये एक समझने लायक सिस्टम है। और जो लोग इस सिस्टम को समझ लेते हैं, वो चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। अब हम पहले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ गोदाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो असल में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेहद कम मेहनत में बेहद स्थिर आमदनी होती है। सेल्फ स्टोरेज का बिजनेस समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये है क्या। ये वो बिजनेस है जिसमें आप एक बड़ी जगह लेते हैं, उसे छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते हैं और लोग अपना अतिरिक्त सामान रखने के लिए उन यूनिट्स को किराए पर लेते हैं। पुराना फर्नीचर, इस्तेमाल न होने वाले उपकरण, दस्तावेज, सीजन सामान या फिर वो सामान जिसे लोग घर में जगह न होने की वजह से बाहर रखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग इस बिजनेस को क्यों नजरअंदाज करते हैं। इसकी वजह बहुत सीधी है। ये बिजनेस देखने में बहुत ही साधारण, यहां तक कि उबाऊ लगता है। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें हैं जिनके पीछे ताले लगे हुए हैं। इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे आप डिनर पार्टी में गर्व से सुना सकें। लेकिन यही उबाऊपन इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब कोई बिजनेस उबाऊ लगता है तो नए लोग उसमें आना नहीं चाहते। कॉलेज से निकलने वाला हर नौजवान टेक स्टार्टअप का सपना देखता है, कोई भी सेल्फ स्टोरेज यूनिट खोलने का सपना नहीं देखता। यही वजह है कि जो लोग इस बिजनेस में उतरते हैं, उन्हें बहुत कम कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि यह बिजनेस पैसा कैसे बनाता है। इसकी बुनियाद 3 चीजों पर टिकी है। पहला, जमीन की एक बार की लागत। दूसरा, बेहद कम ऑपरेशनल खर्चा। तीसरा, हर महीने आने वाली स्थिर किराए की आमदनी। एक बार जब यूनिट्स बन जाते हैं तो उन्हें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। न कोई कच्चा माल चाहिए, न कोई जटिल मशीनरी, न कोई बड़ी टीम। बस एक मैनेजर, थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था और बस। यहां एक बहुत गहरी आर्थिक अवधारणा काम करती है, जिसे हम रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। जब कोई ग्राहक एक बार अपना सामान किसी स्टोरेज यूनिट में रख देता है, तो वो हर महीने पैसा देता रहता है, बिना ज्यादा सोचे। क्योंकि सामान निकालना, दूसरी जगह ढूंढना, फिर से शिफ्ट करना, ये सब एक झंझट है जिससे बचने के लिए लोग हर महीने किराया चुकाते रहते हैं। यही मनोविज्ञान है जो इस बिजनेस को इतना मजबूत बनाता है। इंसान बदलाव से बचना चाहता है और यही आलस्य ये बिजनेस मालिक के लिए स्थिर आमदनी में बदल जाता है। एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम रमेश है। रमेश ने शहर के बाहरी इलाके में सस्ती जमीन खरीदी, जहां जमीन की कीमत शहर के अंदर से बहुत कम थी। उसने वहां 50 छोटे छोटे स्टोरेज यूनिट्स बनवाए। शुरुआत में सिर्फ 10 यूनिट्स किराए पर गए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, लोगों को जगह की कमी महसूस होने लगी और सारे यूनिट्स भर गए। अब रमेश हर महीने बिना कुछ ज्यादा किए एक स्थिर आमदनी कमा रहा था। न कोई ग्राहक सेवा का झंझट, न कोई प्रोडक्ट डिलीवरी की टेंशन। बस चाबी दो, किराया लो। ये बिजनेस मॉडल खासतौर पर उन शहरों में बहुत तेजी से बढ़ता है जहां घरों का साइज छोटा होता जा रहा है और आबादी बढ़ रही है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है,
लोगों के पास सामान रखने की जगह कम होती जाती है, लेकिन सामान की मात्रा कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। यही डिमांड और सप्लाई का असंतुलन इस बिजनेस को दशकों तक फलता फूलता रखता है। इस बिजनेस के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है, जिसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहा जाता है। इंसान अपनी चीजों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, चाहे वो चीजें कितनी भी बेकार क्यों न हो। पुराना फर्नीचर, बचपन की यादें, इस्तेमाल न होने वाले उपकरण, ये सब चीजें फेंकना इंसान के लिए भावनात्मक रूप से मुश्किल होता है। यही वजह है कि लोग इन चीजों को फेंकने की बजाय स्टोरेज यूनिट में रखना पसंद करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें हर महीने पैसे देने पड़े। अब बात करते हैं इस बिजनेस के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा है कम ऑपरेशनल जटिलता। इसमें न तो कोई बड़ी टीम चाहिए, न कोई जटिल सप्लाई चेन, न कोई तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी। एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो ये लगभग अपने आप चलता रहता है। दूसरा बड़ा फायदा है मूल्यह्रास का न होना। जमीन और इमारत की कीमत समय के साथ बढ़ती है, घटती नहीं। तीसरा फायदा है मंदी में भी स्थिरता। आर्थिक मंदी के दौर में भी लोग अपना सामान रखने की जगह खोजते रहते हैं, बल्कि कई बार मंदी में ये बिजनेस और बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अपने बड़े घर छोड़कर छोटे घरों में शिफ्ट होते हैं और अतिरिक्त सामान स्टोरेज में डाल देते हैं। लेकिन हर बिजनेस की तरह इसमें भी कुछ जोखिम है जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहला जोखिम है शुरुआती पूंजी की जरूरत। जमीन खरीदना और यूनिट्स बनवाना एक बड़ी शुरुआती लागत मांगता है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं है। दूसरा जोखिम है सही जगह का चुनाव। अगर जगह सही नहीं चुनी गई तो डिमांड नहीं मिलेगी और यूनिट्स खाली रह जाएंगे। तीसरा जोखिम है स्थानीय नियम कानून, जो अलग अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो लोग इन जोखिमों को समझदारी से संभालते हैं, वो लंबे समय में एक बेहद स्थिर और बढ़ती हुई आमदनी का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। कई बड़े निवेशकों ने तो अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ स्टोरेज बिजनेस में लगाकर बनाई है और आज वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े नाम हैं। फिर भी आम जनता उनके नाम तक नहीं जानती। ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस बिजनेस में विस्तार करना अपेक्षाकृत आसान है। एक बार जब एक जगह पर सफलता मिल जाती है तो उसी मॉडल को दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पर दोहराया जा सकता है। बड़ी कंपनियां तो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल लॉक सिस्टम और ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन जैसी सुविधाएं भी जोड़ रही है, जिससे ये बिजनेस और भी कम मेहनत में चलने लगा है। इस बिजनेस से जो सबसे बड़ा दीर्घकालिक सबक मिलता है वो ये है, दौलत उन जगहों पर बनती है जहां जरूरत स्थिर हो, लेकिन ध्यान कम हो। जब आप किसी ऐसी चीज में निवेश करते हैं जिसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जिस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता, तो आप समय के साथ एक ऐसा किला बना लेते हैं जिसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। अब हम बढ़ते हैं दूसरे बिजनेस की तरफ। एक ऐसा बिजनेस जो हर दिन, हर दफ्तर में, हर दुकान में चल रहा है, लेकिन जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता जब तक कि वो खुद इस बिजनेस के मालिक न बन जाए और अपने बैंक अकाउंट में बढ़ती रकम को न देख ले। कमर्शियल क्लीनिंग और मेंटेनेंस का बिजनेस। नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक ही तस्वीर उभरती है, झाड़ू, पोंछा और एक मामूली सी नौकरी। यही सोच है जो इस बिजनेस को दुनिया के सबसे कम आंके गए बिजनेस में से एक बनाती है। लोग इसे एक मजबूरी का काम समझते हैं, न कि एक गंभीर वित्तीय अवसर। लेकिन जो लोग इसकी असली संरचना को समझते हैं, वो जानते हैं कि यह बिजनेस चुपचाप करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर रहा है। समझने वाली पहली बात यह है कि हर दफ्तर, हर मॉल, हर अस्पताल, हर स्कूल, हर फैक्ट्री, इन सबको रोजाना सफाई चाहिए। ये कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो कभी रुक जाएगी। जब तक इंसान बिल्डिंग में काम करते रहेंगे, तब तक सफाई की जरूरत बनी रहेगी। ये मौसम पर निर्भर नहीं है, ये ट्रेंड पर निर्भर नहीं है, ये किसी टेक्नोलॉजी बदलाव पर निर्भर नहीं है। ये एक स्थायी, अटल जरूरत है। लोग इस बिजनेस को क्यों नजरअंदाज करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है सामाजिक धारणा। सफाई का काम पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय काम माना जाता रहा है और इसी वजह से पढ़े लिखे, महत्वाकांक्षी लोग इस क्षेत्र में उतरने से कतराते हैं। लेकिन यही एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक व्यक्ति जो खुद पोंछा लगाता है वो मजदूर है, लेकिन एक व्यक्ति जो 50 लोगों की टीम बनाकर 50 बिल्डिंगों में सफाई सर्विस देता है, वो एक बिजनेसमैन है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। ये बिजनेस पैसा कैसे बनाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसकी बुनियाद है कॉन्ट्रैक्ट आधारित आमदनी।
जब कोई कंपनी किसी क्लीनिंग सर्विस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट अक्सर महीनों या सालों के लिए होता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो आमदनी हर महीने बिना किसी अतिरिक्त बिक्री प्रयास के आती रहती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे सेल्फ स्टोरेज में हमने देखा, एक बार सिस्टम सेट हो जाए तो पैसा अपने आप बहता रहता है। एक गहरी आर्थिक अवधारणा यहां काम करती है जिसे स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। जब कोई कंपनी एक क्लीनिंग सर्विस को नियुक्त कर लेती है, अपनी टीम को उनके साथ काम करने की आदत डाल लेती है, अपनी चाबियां और सुरक्षा कोड उन्हें सौंप देती है, तो दूसरी कंपनी में बदलना एक झंझट भरा काम बन जाता है। नई कंपनी को फिर से भरोसा करना, नए स्टाफ को ट्रेनिंग देना, नई प्रक्रिया समझना, ये सब इतना बोझ लगता है कि ज्यादातर कंपनियां अपने मौजूदा क्लीनिंग पार्टनर के साथ ही बनी रहती है, भले ही कोई सस्ता विकल्प मिल जाए। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक महिला है जिसका नाम सुनीता है। सुनीता ने शुरुआत में सिर्फ 3 छोटे ऑफिस के साथ काम शुरू किया, खुद अपनी टीम के साथ सफाई करती थी। धीरे धीरे उसने एक और टीम बनाई, फिर एक और। 5 साल बाद सुनीता अब खुद सफाई नहीं करती, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करती है, टीमों को ट्रेन करती है और नए क्लाइंट से डील करती है। उसके पास अब 50 से ज्यादा बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट है और हर महीने एक स्थिर अनुमानित आमदनी उसके खाते में आती है। यहां एक महत्वपूर्ण बिजनेस सिद्धांत सामने आता है, स्केलेबिलिटी। इस बिजनेस को बढ़ाना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक नई टीम को ट्रेन करना, नए इलाके में विस्तार करना, ये सब एक तय प्रक्रिया के जरिए किया जा सकता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में कई छोटी कंपनियां कुछ ही सालों में बड़ी फ्रेंचाइजी जैसी संरचनाओं में बदल जाती है। अब बात करते हैं इस बिजनेस के पीछे के मनोविज्ञान की। ग्राहक यानी बिजनेस मालिक या दफ्तर के प्रबंधक सफाई को लेकर एक अजीब भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। एक साफ सुथरा दफ्तर सिर्फ स्वच्छता का मामला नहीं है, ये ब्रांड इमेज का भी मामला है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उनके ग्राहक या कर्मचारी गंदे टॉयलेट, धूल भरे डेस्क या बदबूदार कमरे देखें। यही वजह है कि कंपनियां सफाई सर्विस पर खर्च कम करने से हमेशा हिचकिचाती है, भले ही बाकी खर्चों में कटौती करनी पड़े। ये एक ऐसा खर्च है जिसे कंपनियां जरूरी मानती हैं, न कि वैकल्पिक। इस बिजनेस के फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है इसकी शुरुआत में कम पूंजी की जरूरत। सेल्फ स्टोरेज के उलट, जहां जमीन और इमारत में बड़ा निवेश चाहिए, कमर्शियल क्लीनिंग बिजनेस को कुछ बुनियादी उपकरणों और एक छोटी टीम के साथ शुरू किया जा सकता है। दूसरा फायदा है तेजी से नकदी प्रवाह। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही आमदनी शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या इन्वेंट्री में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। तीसरा फायदा है मंदी के दौर में भी स्थिरता, क्योंकि सफाई एक ऐसा खर्च है जिसे कंपनियां आखिरी दौर में ही काटती है, लेकिन जोखिम भी मौजूद है। सबसे बड़ा जोखिम है श्रम प्रबंधन। इस बिजनेस में कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और उन्हें बनाए रखना एक चुनौती है, क्योंकि ये क्षेत्र अक्सर ऊंची कर्मचारी टर्नओवर दर से जूझता है। दूसरा जोखिम है गुणवत्ता बनाए रखना। अगर सफाई की गुणवत्ता गिरती है तो ग्राहक तुरंत असंतुष्ट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट खोने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा जोखिम है प्रतिस्पर्धा से मूल्य युद्ध, जहां कुछ कंपनियां बहुत कम कीमत पर सेवा देने की कोशिश करती हैं, जिससे मार्जिन दबाव में आ सकते हैं। फिर भी जो लोग इस बिजनेस को सही प्रणाली, अच्छे प्रबंधन और ग्राहक संबंधों पर ध्यान देकर चलाते हैं, वो इसे एक बेहद स्थिर और बढ़ने वाला साम्राज्य बना लेते हैं। कई क्लीनिंग कंपनियां आज अपने शहर की सबसे बड़ी निजी कंपनियों में गिनी जाती है, फिर भी उनके मालिकों के नाम शायद ही कोई जानता हो। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के रूप में इस बिजनेस में सबसे कारगर तरीका है विशेषज्ञता। जो कंपनियां सिर्फ सामान्य सफाई नहीं बल्कि विशेष सेवाओं में माहिर हो जाती है, जैसे अस्पतालों के लिए मेडिकल ग्रेड सैनिटाइजेशन या फैक्ट्रियों के लिए औद्योगिक सफाई, वो ज्यादा कीमत वसूल सकती है और ज्यादा स्थिर ग्राहक आधार बना सकती है। एक बार जब आप किसी खास क्षेत्र में भरोसेमंद बन जाते हैं तो नए ग्राहक अपने आप मौजूदा ग्राहकों के रेफरल के जरिए आने लगते हैं। इस बिजनेस से जो सबसे गहरा सबक मिलता है वो ये है, जो काम दूसरे लोग करना नहीं चाहते, अगर आप उसे एक प्रणाली में बदल दे तो वही काम आपके लिए दौलत का जरिया बन जाता है। सफाई करना शर्म की बात नहीं है, सफाई का बिजनेस न बनाना असली नुकसान है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस की तरफ,
जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला क्षेत्र है, लेकिन लेकिन जो आने वाले दशकों में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक बनने जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग का बिजनेस सुनते ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी घृणा की भावना आ जाती है। कचरा, गंदगी, बदबू, ये वो शब्द है जो इस बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन यही घृणा, यही नागभौ सिकोड़ना इस बिजनेस को दुनिया के सबसे कम प्रतिस्पर्धी और सबसे ज्यादा मुनाफे वाले क्षेत्रों में से एक बना देता है। समझने वाली पहली सच्चाई यह है कि हर इंसान कचरा पैदा करता है, हर दिन, बिना रुके। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गांव में, कचरा पैदा होना इंसानी जीवन का एक अटल हिस्सा है। और जहां कचरा पैदा होता है, वहां उसे हटाने, प्रबंधित करने और नष्ट करने की जरूरत भी पैदा होती है। ये एक ऐसी मांग है जो कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और बढ़ती ही जाएगी। लोग इस बिजनेस से दूर क्यों भागते हैं? इसकी वजह सिर्फ भावनात्मक घृणा नहीं है, बल्कि इसमें शुरुआती निवेश और लाइसेंसिंग की जटिलता भी शामिल है। कचरा उठाने और प्रबंधित करने के लिए सरकारी अनुमतियां चाहिए होती है, विशेष वाहन चाहिए होते हैं, और कई बार समाज में इसे गंदा काम समझा जाता है। यही सामाजिक कलंक ज्यादातर महत्वाकांक्षी लोगों को इस क्षेत्र से दूर रखता है। लेकिन जो लोग इस मानसिक बाधा को पार कर जाते हैं, उनके लिए ये बिजनेस एक सोने की खान साबित होता है। इसकी आर्थिक संरचना समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इसमें पैसा दो तरफ से आता है। पहला, कचरा उठाने की सेवा के लिए ग्राहकों से लिया गया शुल्क। दूसरा, उस कचरे में से निकाले गए पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को बेचकर कमाया गया पैसा। यानी ये बिजनेस एक ही कचरे से दो बार पैसा कमाता है, पहले उसे उठाने के लिए, फिर उसे बेचने के लिए। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम विजय है। विजय ने शुरुआत में सिर्फ एक छोटा ट्रक खरीदा और आसपास की दुकानों से कचरा उठाना शुरू किया। शुरुआत में यह काम बहुत छोटा और मामूली लगता था, लेकिन विजय ने एक चीज समझी, कचरे में से प्लास्टिक, कागज और धातु को अलग करके बेचा जा सकता है। उसने एक छोटी सी छंटाई इकाई बनाई जहां कचरे से पुनर्चक्रण योग्य सामान अलग किया जाता था। धीरे धीरे विजय की आमदनी दोगुनी होने लगी, क्योंकि अब वो सिर्फ कचरा उठाने का शुल्क ही नहीं, बल्कि उस कचरे से निकाले गए सामान को बेचकर भी पैसा कमा रहा था। यहां एक गहरी आर्थिक अवधारणा काम करती है, जिसे सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था में हम कच्चा माल लेते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में फेंकी गई चीजों को फिर से कच्चे माल में बदल दिया जाता है, जिससे एक चक्र बनता है जो कभी खत्म नहीं होता। जो कंपनियां इस चक्र का हिस्सा बन जाती है, वो न सिर्फ पैसा कमाती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदारी निभाती है, जिससे उन्हें सरकारी सहायता और टैक्स लाभ भी मिल सकते हैं। इस बिजनेस के पीछे का मनोविज्ञान भी दिलचस्प है। लोग कचरे को किसी और की समस्या मानते हैं। कोई भी अपने घर या दुकान में कचरा जमा करके नहीं रखना चाहता। ये मनोवैज्ञानिक बेचैनी इतनी तीव्र होती है कि लोग कचरा हटाने के लिए बिना ज्यादा सोचे पैसा देने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि इस सेवा की मांग कभी कम नहीं होती, चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी हो। इस बिजनेस के फायदों में सबसे बड़ा फायदा है दोहरी आमदनी का स्रोत, सेवा शुल्क और पुनर्चक्रण से मिलने वाली आमदनी। दूसरा फायदा है सरकारी समर्थन, क्योंकि दुनिया भर की सरकारें अब पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से ले रही है और पुनर्चक्रण उद्योग को बढ़ावा दे रही है। तीसरा फायदा है दीर्घकालिक मांग, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। जोखिमों की बात करें तो सबसे बड़ा जोखिम है शुरुआती लाइसेंसिंग और नियामक जटिलता। हर क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के अलग अलग नियम होते हैं, जिन्हें समझना और पालन करना जरूरी होता है। दूसरा जोखिम है परिचालन लागत, क्योंकि वाहन, ईंधन और श्रम की लागत लगातार बनी रहती है। तीसरा जोखिम है पुनर्चक्रण योग्य सामान की बाजार कीमतों में उतार चढ़ाव, जो कभी कभी मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। फिर भी जो उद्यमी इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहते हैं, वो देखते हैं कि उनका बिजनेस साल दर साल मजबूत होता जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ प्रतिस्पर्धा भले ही थोड़ी बढ़े, लेकिन मांग उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के रूप में सबसे कारगर तरीका है विशेषज्ञता के जरिए विस्तार।
जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक कचरा, औद्योगिक कचरा या खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल कर लेती हैं, वो ज्यादा ऊंची कीमत वसूल सकती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियां बहुत कम होती हैं। इस बिजनेस से मिलने वाला सबसे गहरा सबक यह है, जिस चीज से समाज मुंह फेरता है, अगर आप उसे जिम्मेदारी और व्यवस्था के साथ संभालें, तो वही चीज आपके लिए स्थायी दौलत का स्रोत बन सकती है। कचरा कोई गंदगी नहीं है, ये एक अनदेखा अवसर है। अब हम बढ़ते हैं चौथे बिजनेस की तरफ, जो शायद सबसे कम चर्चा में रहने वाला, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ है। इंडस्ट्रियल सप्लाई और B2B डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस ज्यादातर लोगों के लिए एक अनदेखा, अनसुना क्षेत्र है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान हमेशा उन कंपनियों की तरफ जाता है जो सीधे आम ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचती है। कोई मोबाइल फोन कंपनी, कोई कपड़ों का ब्रांड, कोई फूड चेन। लेकिन इन सब के पीछे एक अदृश्य दुनिया चलती है, जहां कंपनियां एक दूसरे को कच्चा माल, उपकरण और सप्लाई बेचती है। यही दुनिया है इंडस्ट्रियल सप्लाई और B2B डिस्ट्रीब्यूशन की। समझने वाली पहली बात यह है कि हर फैक्ट्री, हर वर्कशॉप, हर निर्माण स्थल को लगातार कच्चे माल, पुर्जों, उपकरणों और सप्लाई की जरूरत होती है। पेंच, बोल्ट, पाइप, बिजली के तार, सुरक्षा उपकरण, औद्योगिक रसायन, ये सब वो चीजें हैं जो कभी न खत्म होने वाली मांग रखती है। कोई फैक्ट्री एक दिन के लिए भी बिना इन सप्लाई के नहीं चल सकती। लोग इस बिजनेस को क्यों नजरअंदाज करते हैं? इसकी मुख्य वजह है इसकी अदृश्यता। ये बिजनेस सीधे आम जनता के सामने नहीं आता। आप कभी किसी इंडस्ट्रियल सप्लाई कंपनी का विज्ञापन टीवी पर नहीं देखेंगे, नहीं ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा। ये बिजनेस दो कंपनियों के बीच, दफ्तरों के भीतर, कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए चलता है। यही अदृश्यता इसे आम लोगों की नजरों से दूर रखती है, लेकिन यही अदृश्यता इसे एक बेहद स्थिर और मुनाफे वाला क्षेत्र भी बनाती है। अब बात करते हैं कि यह बिजनेस पैसा कैसे बनाता है। इसकी बुनियाद है बीच की कड़ी बनना। बड़ी बड़ी निर्माता कंपनियां थोक में सामान बनाती है, लेकिन वो हर छोटी फैक्ट्री या दुकान तक सीधे सामान पहुंचाना नहीं चाहती। यही डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका आती है। डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, उसे गोदाम में रखता है और फिर छोटी मात्रा में अलग अलग व्यवसायों को बेचता है। इस बीच की कड़ी में ही असली मुनाफा छुपा होता है। एक गहरी आर्थिक अवधारणा यहां काम करती है, जिसे आर्बिट्राज कहा जाता है। जब आप बड़ी मात्रा में सस्ते दाम पर सामान खरीदते हैं और उसे छोटी मात्रा में ज्यादा दाम पर लेकिन सुविधा के साथ बेचते हैं, तो इस फर्क में ही आपका मुनाफा छुपा होता है। छोटी फैक्ट्रियां खुद बड़ी मात्रा में सामान खरीदने की क्षमता नहीं रखती, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर पर निर्भर रहती है, भले ही उन्हें थोड़ा ज्यादा दाम चुकाना पड़े। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम अनिल है। अनिल ने शुरुआत में सिर्फ एक छोटी दुकान से औद्योगिक पेंच और बोल्ट बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसने आसपास की फैक्ट्रियों से संपर्क बनाया, उन्हें भरोसा दिलाया कि वो समय पर, सही मात्रा में, सही गुणवत्ता का सामान पहुंचाएगा। जैसे जैसे भरोसा बढ़ा, फैक्ट्रियों ने उससे बड़े ऑर्डर देना शुरू किया। 10 साल बाद अनिल का गोदाम शहर के सबसे बड़े औद्योगिक सप्लाई केंद्रों में से एक बन चुका था और वो हर महीने सैकड़ों फैक्ट्रियों को सामान पहुंचा रहा था। यहां एक महत्वपूर्ण बिजनेस सिद्धांत सामने आता है, भरोसा और स्थिरता। इस क्षेत्र में ग्राहक कीमत से ज्यादा भरोसे को महत्व देते हैं। अगर कोई फैक्ट्री किसी सप्लायर पर भरोसा कर लेती है कि वो समय पर सामान पहुंचाएगा, तो वो आसानी से दूसरे सप्लायर की तरफ नहीं जाती, भले ही कोई थोड़ा सस्ता विकल्प मिल जाए। क्योंकि सप्लाई में देरी का मतलब है उत्पादन रुकना, और उत्पादन रुकने का मतलब है भारी नुकसान। यही वजह है कि एक बार जब कोई सप्लायर भरोसेमंद बन जाता है, तो उसके ग्राहक लंबे समय तक उसके साथ बने रहते हैं। इस बिजनेस के पीछे का मनोविज्ञान भी दिलचस्प है। फैक्ट्री मालिक या खरीद प्रबंधक हमेशा जोखिम से बचना चाहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा डर है सप्लाई चेन में रुकावट। इसी डर की वजह से वो एक भरोसेमंद सप्लायर के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो हर बार सस्ते विकल्प की तलाश में नए नए सप्लायर बदलते रहें। ये मनोविज्ञान सप्लायर के लिए एक स्थिर, दोहराए जाने वाले ग्राहक आधार में बदल जाता है। इस बिजनेस के फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है दोहराई जाने वाली आमदनी। एक बार जब कोई फैक्ट्री नियमित ग्राहक बन जाती है, तो वो हर महीने, हर हफ्ते ऑर्डर देती रहती है।
दूसरा फायदा है बड़े पैमाने पर मुनाफा। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता है, थोक खरीद की क्षमता बढ़ती है, जिससे मार्जिन और भी बेहतर होते जाते हैं। तीसरा फायदा है विविधता। एक डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग उद्योगों को सामान बेच सकता है, जिससे किसी एक क्षेत्र की मंदी का असर पूरे बिजनेस पर नहीं पड़ता। जोखिमों की बात करें तो सबसे बड़ा जोखिम है शुरुआती पूंजी और इन्वेंटरी प्रबंधन। बड़ी मात्रा में सामान खरीदने और गोदाम में रखने के लिए काफी पूंजी चाहिए होती है। दूसरा जोखिम है भुगतान चक्र। कई बार फैक्ट्रियां महीनों बाद भुगतान करती हैं, जिससे नकदी प्रवाह प्रभावित हो सकता है। तीसरा जोखिम है आपूर्ति श्रृंखला में उतार चढ़ाव, जैसे कच्चे माल की कीमतों में अचानक बदलाव। फिर भी जो उद्यमी धैर्य और अनुशासन के साथ इस बिजनेस को चलाते हैं, वो देखते हैं कि उनका नेटवर्क समय के साथ इतना मजबूत हो जाता है कि नए प्रतिस्पर्धियों के लिए उसमें घुसना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि भरोसा बनाने में सालों लगते हैं और एक बार बन जाए तो वो एक अदृश्य दीवार बन जाता है जो प्रतिस्पर्धा को रोकती है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के रूप में सबसे कारगर तरीका है विशेषज्ञता और नेटवर्क विस्तार। जो डिस्ट्रीब्यूटर किसी खास उद्योग में गहरी विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, जैसे सिर्फ मेडिकल उपकरण या सिर्फ निर्माण सामग्री, वो उस क्षेत्र में अपनी पहचान इतनी मजबूत बना लेते हैं कि नए ग्राहक अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस बिजनेस से मिलने वाला सबसे गहरा सबक यह है, असली दौलत उन जगहों पर बनती है जो दिखाई नहीं देती। जो बिजनेस पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा स्थिर और मुनाफे वाले होते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं पांचवें बिजनेस की तरफ, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, लेकिन कभी इसके पीछे की आर्थिक ताकत को समझने की कोशिश नहीं करते। लॉन्ड्री और लिनेन सर्विस का बिजनेस। नाम सुनते ही एक साधारण सी छवि उभरती है, कपड़े धोना, इस्त्री करना। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो होटलों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स और बड़े संस्थानों की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। समझने वाली पहली बात यह है कि हर होटल को साफ चादरें और तौलिए चाहिए होते हैं। हर अस्पताल को साफ यूनिफॉर्म और बिस्तर की चादरें चाहिए होती है। हर रेस्टोरेंट को साफ टेबल क्लॉथ और नैपकिन चाहिए होते हैं। ये एक ऐसी जरूरत है जो रोजाना बिना रुके दोहराई जाती है। कोई होटल एक दिन के लिए भी गंदी चादरों के साथ ग्राहकों को सेवा नहीं दे सकता। लोग इस बिजनेस को क्यों नजरअंदाज करते हैं? इसकी वजह है इसका पिछड़ा हुआ जैसा दिखना। लॉन्ड्री का काम पारंपरिक रूप से एक निम्न स्तरीय श्रम प्रधान काम माना जाता रहा है, लेकिन जब यही काम बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से आधुनिक मशीनों के साथ किया जाता है, तो ये एक बेहद मुनाफे वाला औद्योगिक बिजनेस बन जाता है। अब बात करते हैं कि ये बिजनेस पैसा कैसे बनाता है। इसकी बुनियाद है थोक अनुबंध और दोहराई जाने वाली सेवा। जब कोई होटल या अस्पताल किसी लॉन्ड्री सर्विस के साथ अनुबंध करता है, तो ये अनुबंध महीनों या सालों तक चलता है और हर हफ्ते, हर दिन बड़ी मात्रा में कपड़े धोने का काम आता रहता है। ये सेल्फ स्टोरेज और क्लीनिंग सर्विस की तरह ही एक स्थिर, दोहराई जाने वाली आमदनी का मॉडल है। एक गहरी आर्थिक अवधारणा यहां काम करती है, जिसे पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब आप बड़ी मात्रा में कपड़े धोते हैं, तो प्रति यूनिट लागत बहुत कम हो जाती है। एक बड़ी औद्योगिक मशीन एक साथ सैकड़ों किलो कपड़े धो सकती है, जिससे बिजली, पानी और श्रम की लागत प्रति यूनिट बहुत कम हो जाती है। यही वजह है कि जो कंपनियां बड़े पैमाने पर ये सेवा देती हैं, वो छोटे स्तर पर काम करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा मुनाफा कमाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम दिनेश है। दिनेश ने शुरुआत में सिर्फ 2 छोटे होटलों के साथ काम शुरू किया, अपनी छोटी सी लॉन्ड्री यूनिट से। धीरे धीरे उसने बड़ी मशीनें खरीदी, अपनी क्षमता बढ़ाई और शहर के बड़े अस्पतालों से भी अनुबंध हासिल किए। आज दिनेश की कंपनी शहर के 50 से ज्यादा संस्थानों को सेवा देती है और उसकी फैक्ट्री 24 घंटे चलती रहती है। यहां एक महत्वपूर्ण बिजनेस सिद्धांत सामने आता है। विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अस्पतालों के लिए साफ सफाई सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु का सवाल हो सकता है। इसलिए जो लॉन्ड्री सेवा भरोसेमंद, समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा देती है, वो अपने ग्राहकों को कभी नहीं खोती, भले ही प्रतिस्पर्धी कम कीमत की पेशकश करें। इस बिजनेस के पीछे का मनोविज्ञान भी गहरा है।
होटल और अस्पताल प्रबंधक अपनी मुख्य सेवा, मेहमानवाजी या चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, न कि लॉन्ड्री की चिंता में उलझना चाहते हैं। यही वजह है कि वो इस काम को बाहरी विशेषज्ञों को सौंपना पसंद करते हैं, और एक बार भरोसा बन जाए तो वो इस रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इस बिजनेस के फायदों में सबसे बड़ा फायदा है बड़े पैमाने पर मुनाफा और स्थिर अनुबंध आधारित आमदनी। दूसरा फायदा है निरंतर मांग, क्योंकि होटल और अस्पताल उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरा फायदा है उच्च प्रवेश बाधा, क्योंकि बड़ी मशीनरी में निवेश करना नए प्रतिस्पर्धियों के लिए मुश्किल होता है, जिससे मौजूदा कंपनियों को सुरक्षा मिलती है। जोखिमों की बात करें तो सबसे बड़ा जोखिम है भारी शुरुआती पूंजी निवेश, क्योंकि औद्योगिक मशीनें महंगी होती हैं। दूसरा जोखिम है ऊर्जा और पानी की लागत, जो लगातार बढ़ती रहती है। तीसरा जोखिम है गुणवत्ता में थोड़ी सी भी कमी का बड़ा असर, खासकर अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। फिर भी जो उद्यमी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो इस बिजनेस को दशकों तक चलने वाला साम्राज्य बना लेते हैं। कई शहरों में सबसे बड़ी औद्योगिक लॉन्ड्री कंपनियां आज करोड़ों का कारोबार करती हैं। फिर भी उनके नाम आम जनता के लिए अनजान है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के रूप में सबसे कारगर तरीका है संस्थागत अनुबंधों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि व्यक्तिगत ग्राहकों पर। जो कंपनियां बड़े संस्थानों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध हासिल कर लेती हैं, वो अपनी आमदनी को वर्षों पहले से अनुमानित बना लेती है, जिससे विस्तार की योजना बनाना कहीं आसान हो जाता है। इस बिजनेस से मिलने वाला सबसे गहरा सबक यह है, जो सेवाएं दिखने में सामान्य लगती है, अगर उन्हें बड़े पैमाने पर गुणवत्ता के साथ और भरोसे के साथ दिया जाए, तो वही सामान्य सेवाएं असाधारण दौलत में बदल सकती है। अब हम बढ़ते हैं छठे और आखिरी बिजनेस की तरफ, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्षेत्रों में से एक है। पेस्ट कंट्रोल और फैसिलिटी सर्विसेज का बिजनेस। नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। कीड़े मकोड़े, चूहे, दीमक, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में सोचना भी लोग पसंद नहीं करते। लेकिन यही असुविधा, यही बेचैनी इस बिजनेस को एक ऐसी जरूरत बना देती है जिसके लिए लोग बिना ज्यादा मोलभाव किए पैसा देने को तैयार रहते हैं। समझने वाली पहली बात यह है कि जहां भी इंसान रहते हैं, वहां कीट पतंगे भी आते हैं। घर हो, दफ्तर हो, रेस्टोरेंट हो, गोदाम हो, हर जगह कभी न कभी कीट नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। ये मौसम के साथ बदलता है, लेकिन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। बारिश के मौसम में मच्छर और दीमक बढ़ते हैं, गर्मी में चींटियां और तिलचट्टे बढ़ते हैं। हर मौसम अपने साथ नई चुनौती लाता है, और इसी वजह से ये बिजनेस साल भर चलता रहता है। लोग इस बिजनेस को क्यों नजरअंदाज करते हैं? इसकी वजह है भावनात्मक घृणा और सामाजिक धारणा। पेस्ट कंट्रोल वाला कहलाना किसी को गर्व महसूस नहीं कराता, कम से कम ऊपरी तौर पर तो नहीं। लेकिन जो लोग इस मानसिक बाधा को पार कर जाते हैं, वो देखते हैं कि इस बिजनेस में प्रतिस्पर्धा बेहद कम है, जबकि मांग बेहद ज्यादा है। अब बात करते हैं कि ये बिजनेस पैसा कैसे बनाता है। इसकी बुनियाद है नियमित निरीक्षण अनुबंध। ज्यादातर घर और बिजनेस एक बार का इलाज नहीं चाहते, बल्कि हर 3 महीने, हर 6 महीने में नियमित निरीक्षण और उपचार चाहते हैं। ये ठीक वैसा ही मॉडल है जैसा हमने क्लीनिंग सर्विस और लॉन्ड्री में देखा। एक बार अनुबंध हो जाए तो आमदनी बार बार बिना अतिरिक्त बिक्री प्रयास के आती रहती है। एक गहरी मनोवैज्ञानिक अवधारणा यहां काम करती है, जिसे डर आधारित निर्णय कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने घर में एक भी तिलचट्टा या चूहा देख लेता है, तो उसकी चिंता तार्किक सोच से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। वो तुरंत, बिना ज्यादा कीमत की परवाह किए, समाधान चाहता है। यही डर, यही तुरंत कार्रवाई की चाहत पेस्ट कंट्रोल कंपनियों को ग्राहकों से मोलभाव किए बिना अच्छी कीमत वसूलने की ताकत देती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम संजय है। संजय ने शुरुआत में सिर्फ अपने इलाके के घरों में छोटा मोटा पेस्ट कंट्रोल का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने रेस्टोरेंट्स और होटलों से संपर्क बनाया, क्योंकि इन जगहों को कानूनी तौर पर नियमित पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होता है। संजय ने इन संस्थानों के साथ मासिक अनुबंध किए, और आज उसकी कंपनी शहर के सैकड़ों रेस्टोरेंट्स, होटलों और गोदामों को सेवा देती है। यहां एक महत्वपूर्ण बिजनेस सिद्धांत सामने आता है। कानूनी अनिवार्यता से जुड़ी सेवाएं सबसे स्थिर होती है।
जब किसी सेवा को कानून द्वारा अनिवार्य बना दिया जाता है, जैसे खाद्य व्यवसायों के लिए पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र, तो वो सेवा कभी मांग से खाली नहीं होती। ये एक ऐसी सुरक्षा है जो बिजनेस को मंदी में भी टिकाए रखती है। इस बिजनेस के पीछे का मनोविज्ञान भी दिलचस्प है। लोग कीट पतंगों को सिर्फ एक असुविधा नहीं, बल्कि अपनी सफाई और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए एक खतरा मानते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट मालिक नहीं चाहता कि उसके ग्राहक रसोई में तिलचट्टा देखें। यही वजह है कि पेस्ट कंट्रोल सेवा को एक जरूरी खर्च माना जाता है, न कि एक वैकल्पिक खर्च। इस बिजनेस के फायदों में सबसे बड़ा फायदा है नियमित अनुबंध आधारित आमदनी और अपेक्षाकृत कम शुरुआती पूंजी। दूसरा फायदा है कानूनी अनिवार्यता से जुड़ी स्थिर मांग। तीसरा फायदा है विशेषज्ञता से ऊंची कीमत वसूलने की क्षमता, खासकर दीमक नियंत्रण जैसे जटिल क्षेत्रों में। जोखिमों की बात करें तो सबसे बड़ा जोखिम है लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण की जरूरत, क्योंकि रसायनों के इस्तेमाल के लिए विशेष प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं। दूसरा जोखिम है सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी, क्योंकि गलत रसायन प्रबंधन से नुकसान हो सकता है। तीसरा जोखिम है मौसमी उतार चढ़ाव। हालांकि ये अन्य मौसमी बिजनेस जितना गंभीर नहीं होता, फिर भी जो उद्यमी सही प्रशिक्षण, सुरक्षा मानकों और ग्राहक विश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो इस बिजनेस को एक स्थिर, बढ़ने वाला साम्राज्य बना लेते हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के रूप में सबसे कारगर तरीका है वाणिज्यिक अनुबंधों की तरफ विस्तार, क्योंकि एक बड़ा रेस्टोरेंट चेन या होटल समूह अकेले सैकड़ों घरेलू ग्राहकों के बराबर आमदनी दे सकता है। इस बिजनेस से मिलने वाला सबसे गहरा सबक यह है, इंसानी डर और असुविधा से बचने की चाहत अगर सही तरीके से समझी जाए तो एक स्थायी और भरोसेमंद बिजनेस मॉडल में बदल सकती है। अब जब हमने ये 6 बिजनेस देख लिए हैं, तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। सेल्फ स्टोरेज, कमर्शियल क्लीनिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सप्लाई, लॉन्ड्री सर्विस और पेस्ट कंट्रोल, ये सब बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र लगते हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ समान आदतें और सिद्धांत छुपे हैं। सबसे पहली समान आदत है, ये सब बिजनेस एक ऐसी जरूरत को पूरा करते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ये ट्रेंड पर आधारित नहीं है, ये इंसानी सभ्यता की बुनियादी जरूरतों पर आधारित है। लोग हमेशा सामान रखने की जगह चाहेंगे, हमेशा सफाई चाहेंगे, हमेशा कचरा हटाना चाहेंगे, हमेशा कच्चा माल चाहेंगे, हमेशा साफ कपड़े चाहेंगे और हमेशा कीट नियंत्रण चाहेंगे। दूसरी समान आदत है, ये सब बिजनेस दोहराई जाने वाली आमदनी पर टिके हैं। एक बार ग्राहक बन जाए तो वो बार बार बिना ज्यादा प्रयास के पैसा देता रहता है। ये एक बार की बिक्री का मॉडल नहीं है, ये एक निरंतर संबंध का मॉडल है। तीसरी समान आदत है, ये सब बिजनेस सामाजिक रूप से कम आकर्षक दिखते हैं, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से कम रहती है। जो लोग स्टेटस और ग्लैमर की चाहत छोड़कर व्यावहारिक सोच अपनाते हैं, वही इस क्षेत्र में सफल होते हैं। चौथी समान आदत है, ये सब बिजनेस भरोसे पर टिके हैं, कीमत पर नहीं। ग्राहक इन सेवाओं को बदलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि बदलाव में जोखिम और असुविधा होती है। यही स्विचिंग कॉस्ट इन बिजनेस को दीर्घकालिक स्थिरता देता है। पांचवी समान आदत है, ये सब बिजनेस आर्थिक मंदी में भी टिके रहते हैं, क्योंकि ये बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं, विलासिता से नहीं। जब लोग विलासिता की चीजों पर खर्च कम करते हैं, तब भी वो सफाई, कचरा प्रबंधन और कीट नियंत्रण जैसी सेवाओं पर खर्च करना बंद नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि छोटी शुरुआत से बड़ा साम्राज्य कैसे बनता है। इन सभी उदाहरणों में एक समान कहानी दिखती है। हर व्यक्ति ने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत की, अक्सर अकेले, कम पूंजी के साथ। रमेश ने कुछ स्टोरेज यूनिट से शुरुआत की, सुनीता ने 3 ऑफिस से, विजय ने एक ट्रक से, अनिल ने एक छोटी दुकान से, दिनेश ने 2 होटलों से और संजय ने अपने ही इलाके से। यह पैटर्न कोई इत्तेफाक नहीं है, यह दिखाता है कि बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सही दिशा और निरंतरता की जरूरत होती है। हर इंसान ने अपने शुरुआती कदमों में गलतियां की, संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे जैसे जैसे भरोसा बढ़ा, ग्राहक आधार बढ़ता गया और आमदनी अपने आप बढ़ती गई। यहां एक गहरा सबक छुपा है। दौलत बनाने की प्रक्रिया अक्सर धीमी, उबाऊ और अदृश्य होती है। ये रातों रात नहीं होती, ये वर्षों की निरंतरता, अनुशासन और धैर्य से बनती है। जो लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं,
वो इस रास्ते पर टिक नहीं पाते। लेकिन जो लोग धीरे धीरे ईंट दर ईंट अपना साम्राज्य बनाते हैं, वो अंततः सबसे ज्यादा स्थिर और सबसे ज्यादा दौलतमंद बनते हैं। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा की सबसे गहरी परत की, बोरिंग बिजनेस की मानसिकता। ये वो मानसिकता है जो इन सभी सफल उद्यमियों में समान रूप से पाई जाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों। पहली मानसिकता है स्टेटस से ज्यादा सिस्टम को महत्व देना। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि समाज उनके काम को कैसे देखता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी में कोई उनके बिजनेस को सुनकर प्रभावित होगा या नहीं। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि उनका बिजनेस कितना स्थिर है, कितना अनुमानित है और कितनी लगातार आमदनी दे रहा है। दूसरी मानसिकता है दीर्घकालिक सोच। ये लोग तुरंत मुनाफे के पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं कि भरोसा बनाने में समय लगता है, ग्राहक आधार बनाने में समय लगता है और सिस्टम मजबूत करने में समय लगता है। इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि हर कदम को मजबूती से रखते हैं। तीसरी मानसिकता है दोहराव को गले लगाना। ज्यादातर लोग एक रास्ता से ऊब जाते हैं। वो हमेशा कुछ नया, कुछ रोमांचक चाहते हैं। लेकिन जो लोग बोरिंग बिजनेस में सफल होते हैं, वो समझते हैं कि दोहराव ही स्थिरता की जननी है। एक ही काम को बार बार बेहतर तरीके से करना, यही असली महारत है। चौथी मानसिकता है नकदी प्रवाह पर ध्यान, न कि सिर्फ मुनाफे पर। ये लोग समझते हैं कि एक बिजनेस कागज पर मुनाफे में दिख सकता है, लेकिन अगर नकदी सही समय पर नहीं आती तो बिजनेस डूब सकता है। इसलिए वो हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि पैसा कब आएगा, कब जाएगा और कैसे इस चक्र को स्थिर रखा जाए। पांचवी मानसिकता है ग्राहक के व्यवहार को गहराई से समझना। चाहे वो एंडाउमेंट इफेक्ट हो, स्विचिंग कॉस्ट हो या डर आधारित निर्णय हो, ये सफल उद्यमी इंसानी मनोविज्ञान को गहराई से समझते हैं और अपने बिजनेस मॉडल को उसी के अनुसार ढालते हैं। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अमीर लोग शोर नहीं, सिस्टम बनाते हैं। ये वाक्य इतना सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई असाधारण है। जो लोग सोशल मीडिया पर चमकते हैं, जो लोग हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं, वो अक्सर उतने स्थिर नहीं होते जितना वो दिखते हैं। लेकिन जो लोग चुपचाप बिना किसी शोर के दिन रात एक सिस्टम बनाते रहते हैं, वो अंततः सबसे ज्यादा स्थायी दौलत के मालिक बनते हैं। हमने इस यात्रा में 6 ऐसे बिजनेस देखे: सेल्फ स्टोरेज, कमर्शियल क्लीनिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सप्लाई, लॉन्ड्री सर्विस और पेस्ट कंट्रोल। ये सब बिजनेस किसी पार्टी में शोहरत नहीं देते, किसी मैगजीन के कवर पर जगह नहीं पाते, लेकिन ये चुपचाप साल दर साल अपने मालिकों को आर्थिक आजादी की तरफ ले जाते हैं। इनसे मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यह है, असली दौलत बनाने के लिए आपको चमकदार, रोमांचक या ट्रेंडिंग बिजनेस की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक ऐसी बुनियादी, न बदलने वाली इंसानी जरूरत की, जिसे आप विश्वसनीयता, अनुशासन और धैर्य के साथ पूरा करें। जो लोग इस सच्चाई को समझ लेते हैं, वो अपने अहंकार को एक तरफ रखकर व्यावहारिक सोच अपनाकर चुपचाप अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। अगली बार जब आप किसी नए बिजनेस आइडिया की तलाश में हो, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि दुनिया को क्या रोमांचक लगेगा। ये सोचिए कि दुनिया को क्या हमेशा चाहिए होगा, लेकिन कोई देना नहीं चाहता। उसी जगह पर असली अवसर छुपा है, उसी जगह पर वो साम्राज्य छुपा है जिसे आप अपने हाथों से खड़ा कर सकते हैं। दौलत शोर से नहीं बनती, दौलत सिस्टम से बनती है। और सिस्टम बनाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ धैर्य, अनुशासन और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर इसमें बताई गई बातों ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इसी तरह की गहरी, व्यावहारिक और असली दुनिया की समझ देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो बुक मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, किसी दोस्त के लिए, किसी परिवार के सदस्य के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि असली दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बनती, असली दौलत सही जानकारी को सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाने से भी बनती है।